अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब की। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में खुशहाली आएगी, गरीबों को अपनी छत मिलेगी। इमरान खान ने कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रखा और उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ जो किया वो कोई दुश्मन भी ना करे। टैक्स से इकट्ठा हुआ 2000 अरब कर्जों की किस्तों में चला जाता है और वजीर आजम ने यह भी कहा कि बस थोड़ी देर मुश्किल वक्त है, यह कर्ज भी उतर जाएगा। पहले बड़े डाकू जेल में नजर नहीं आते, असेंबलियों में नजर आते थे। पहली दफा यह हुआ है कि डाकुओं पर हाथ पड़ा है। और वजीर आजम ने यह भी कहा कि क्रिकेट शुरू की तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, शौकत खानम बनाने पर उनका मजाक उड़ाया गया, सियासत शुरू करने पर मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि दो पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। और आज वजीर आजम हूं तो ये कहते हैं कि अब मुल्क नहीं चला सकता। और उन्होंने ये कहा कि लोगों को डर है, मैं रह गया तो ये सब जेलों में होंगे। और इमरान खान ने फजलुर रहमान को रोंदू खिलाड़ी करार दे दिया। आज खिताब करते हुए इमरान खान साहब का कोयटा में क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। एक आम आदमी, एक उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उसके सर पे छत हो। और पाकिस्तान का मसला यह है कि यहां अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कैश है तो आप घर बना सकते हैं। पाकिस्तान 60-70 सालों में क्या बन गया है? एलीट के लिए पाकिस्तान बन गया है। इन दो हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। अगर आप अब ये देख रहे हैं तमाशा, बड़े बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। हम हर रोज नई चीजें ढूंढ रहे हैं, हमें हर रोज नई चीजें मिल रही हैं और इसलिए ये घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना है। ये डरे हुए हैं सारे। जब से फजलुर रहमान की विकेट गिरी है इलेक्शन के अंदर, तब से वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह मैं खुद खेल रहा हूं, बाकियों को भी ना मैं खेलने दूं। 4,500 अरब सारा टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, उसमें से 2,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों की किस्तों में चला जाता है। यह मुल्क इंशाल्लाह उठ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं और गुजरेंगे। मैं जब क्रिकेट शुरू की तो सारे मेरा मजाक उड़ाते थे कि क्रिकेटर नहीं बन सकता। कैंसर अस्पताल बनाने गया, सब ने मेरा मजाक उड़ाया, सब ने कहा नहीं बन सकता। फिर यूनिवर्सिटी बनाने गया नमल, क्या देहात में यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती? वीराने में कोई प्राइवेट सेक्टर की देहात में यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर जब पॉलिटिक्स में आया मजाक उड़ाया गया। 10 साल मेरा मजाक उड़ा, बल्कि 15 साल तक मजाक उड़ता गया। लोगों ने कहा जी 2 पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। और फिर कहा जी ये जीत नहीं सकता। फिर जब प्राइम मिनिस्टर बना तो आप कहते जी मुल्क बन गया, लेकिन अब चलेगा नहीं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की आपने कोयटा में गुफ्तगू सुनी। एक तो अहम ऐलान उन्होंने ये किया कि कोयटा में भी अब बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी घर बनाए जाएंगे बेघर अफराद के लिए। इसके अलावा उनका जो वार उन्होंने सियासी वार की है अपने जो उनके मुखालिफिन है उन पर, तो मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने रोंदू खिलाड़ी करार दिया। उनका यह कहना था कि इस दफ़ा चूंकि वो सिस्टम में नहीं है तो अब वो साजिशें करने पर उतर आए हैं। और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने कौम से ये कहा कि आपने घबराना नहीं है। और यही बात उन्होंने की कि मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त रहेगा और थोड़ी देर और हमें इस मुश्किल वक्त को गुजारना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हालात कुछ बेहतर होंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज फिर इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि मईशत के हालात उतने अच्छे आने वाले वक्त में भी नहीं होंगे जितने की उम्मीद की जा सकती है और की जानी चाहिए। उसके अलावा ये भी उन्होंने तनकीद की कि जो ऑपोजिशन है वो इस वक्त सिर्फ पहले दिन से ये कह रही है कि मैं काम नहीं कर सकता, हुकूमत नाकाम हो गई है। ऐसा कोई मामला नहीं है। और इनको सिर्फ अगर डर है ऑपोजिशन को, बकौल इमरान खान साहब, तो वो ये है कि ये जेलों में ना चले जाएं। और पहली मरतबा मुल्क में ऐसा एहतसाब शुरू हुआ है कि बड़े डाकुओं पर हाथ डाला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोयटा में ये बातचीत कर रहे थे और मुल्क चलाने के हवाले से जो वो बात कर रहे थे, शायद जस्टिफिकेशन भी थी इस बात की। कुछ जो उन पर तनकीद हो रही है गुज़श्ता दिनों में, जो काबीना में बड़ी चेंजेस किए गए, बड़ी रिशफलिंग की गई, उसके बाद ये कहा गया कि शायद हार मान ली गई है कप्तान की तरफ से और जो उनकी कोर टीम थी उसे तब्दील करना इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि मुल्क नहीं चला सकते इमरान खान साहब। लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि पहले भी हर तरह की तनकीद मेरे पर होती रही है। सबसे पहले कहा गया कि क्रिकेट नहीं खेल सकता, वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, शौकत खान
हॉस्पिटल नहीं बना सकता, नमल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता। सियासत में भी 15 साल मजाक उड़ाया गया। बिलाखिर ये भी कहा गया था, ये ऑपोजिशन ने कहा करती थी वैसे, कि वजीर आजम नहीं बन सकते इमरान खान साहब। आज वजीर आजम वो बन चुके हैं। उनका यही कहना था एग्जैक्टली कि ये सब कुछ जो मुझे ये कहते थे कि तुम नहीं कर सकते, वो सब कुछ मैंने करके दिखाया है। तो एक आखिरी वादा कि मुल्क भी तब्दील होगा, तब्दीली आएगी, वो वादा भी वक्त के साथ साथ पूरा होगा। इमरान खान साहब ये यकीन दिला रहे थे आज वहाँ पर खिताब करते हुए। फिर तमाम मुल्क ने नेशनल टेलीविजन पर उन्हें ये खिताब करते हुए सुना। उनका ये कहना था कि जिस तब्दीली का उन्होंने वादा किया है वो लाजमी आएगी। तो यहाँ पर अखज़ ये किया जा सकता है कि इमरान खान साहब की टीम के कुछ मेंबरान थे जिन्होंने शायद उन्हें थोड़ा सा लेट डाउन किया, लेकिन कप्तान के हौसले बुलंद हैं और वो यकीनन इस बात पर अब भी डटे हुए हैं कि वो तब्दील करके रहेंगे इस निज़ाम को। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा में ये बड़ी बैठक थी आज। गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और काबीना के अरकान से उन्होंने मुलाकात की और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने हज़ारगंज खुदकुश हमले में जो जाँ बहक अफराद थे उनके लवाहिकीन से दुख का इजहार किया। अहम मुलाकातें आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। उसके बाद अब वो ईरान के लिए रवाना हो गए हैं। इमरान खान साहब अब से कुछ देर में ईरान के लिए रवाना होंगे। आज वहाँ पर जो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, चीमा साहब ने भी वहाँ पर खिताब किया और उनका ये कहना था कि डिमांड के मुताबिक घर दिए जाएंगे, बनाकर दिए जाएंगे बलूचिस्तान के आवाम को। और बहुत जल्द नादरा को वो ये कहने वाले हैं कि जो कॉल्स हैं और जो उसके लिए रिक्वेस्ट और एप्लीकेशंस हैं वो आप रिसीव करना शुरू कर दें घरों के लिए। तो बलूचिस्तान में भी अब ये सिलसिला बाकायदा आज इसका आगाज़ किया गया। 50 लाख घरों का जो मंसूबा है और उसके बारे में भी इमरान खान साहब ने भी ये बात की और तारिक बशीर चीमा साहब ने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि इसका भी मजाक उड़ाया गया। ये कहा गया कि 50 लाख घर मुल्क की हिस्ट्री में आज तक नहीं बने, तो अब कैसे बनाए जाएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। उसके अलावा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, कम अज़ कम 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इसके साथ मिल गई हैं और इसमें जब ये घर बनने होंगे तो उन इंडस्ट्रीज में जो काम निकलेगा उसी के तवस्सुत से वो 1 करोड़ नौकरियां भी निकल आएंगी, जिसका पीटीआई अपने मंशूर में वादा कर चुकी है। और 50 लाख घरों के हवाले से खास तौर पर बलूचिस्तान में जाकर और कोयटा में आज उन्होंने ये तकरीब की, जहां पर वज़ीर आला कोयटा जाम कमाल भी मौजूद थे इस तकरीब में। और उन्हें ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की फेडरेशन, पाकिस्तान का सेंटर, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और काबीना बलूचिस्तान के साथ खड़े हुए बलूचिस्तान में किसी भी किस्म के नामसाइब हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं हमा वक्त। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा में ये खिताब कर रहे थे और अब वो दौरा तेहरान पर पहुंच गए हैं। ईरान के दौरे पर वो मौजूद हैं और मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी देंगे। तेहरान में वज़ीर आज़म के एजाज़ में एक इशाइया भी होगा, जबकि आज़ादी होटल में वो क़याम करेंगे। कल 22 अप्रैल की सुबह तेहरान में वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ईरानी सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वहाँ पर उनकी मसरूफियात क्या होंगी, अपने नुमाइंदे टिका खान सानी से जान लेते हैं। टिका, बताइएगा आप कब तक का ये दौरा है और क्या कुछ डिस्कस होगा, मसरूफियात क्या होंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मशहद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। 2 रोज़ा सरकारी दौरा है ये वज़ीर आज़म का, और वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा है मुंतखब होने के बाद, अपनी हुकूमत बनाने के बाद ईरान का। इसमें सबसे पहले तो रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा पर हाज़िरी देंगे। उसके बाद यकीनन तेहरान को वापसी होगी। इस्तकबाल करने वालों में खुरादान जो है उसके गवर्नर जनरल, इसके अलावा अम्बेसडर पाकिस्तान के और कौंसलेट जो है मशहद के, वो शामिल थे। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म के वफ़द में 5 वज़रा हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी, इसके अलावा अली जैदी हैं जो पोर्ट एंड शिपिंग के वफाकी वज़ीर हैं, जुल्फ़ी बुखारी जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, जुल्फ़कार बुखारी, इसके साथ साथ मशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद, और जो नए मुआवन ख़ुसूसी बने हैं हेल्थ के डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह मिर्ज़ा, वो वज़ीर आज़म के हमरा हैं। कुछ ही देर में हाज़िरी के बाद, रोज़े पर हाज़िरी के बाद तेहरान के लिए रवाना होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। और तेहरान में पहुंचने पर वहाँ के वज़ीर रोड एंड डेवलपमेंट, जो अर्बन डेवलपमेंट, इस्तकबाल करेंगे वज़ीर आज़म का तेहरान एयरपोर्ट पर। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ादी होटल जहाँ वहाँ क़याम होगा, आज ही इशाइया है। जो सुबह की तकारीब है वो तेहरान में वज़ीर आज़म के एजाज़ में एक सरकारी तकरीब मुनक्कद होगी, इस्तकबालिया, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। उसके बाद वफूद की सतह पर वज़ीर आज़म इमरान खान की कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें हैं, दिन 10 साढ़े 10 बजे से शुरू होंगी। और उसके बाद यकीनन एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शेड्यूल में शामिल है। जो दोनों हुकाम, ईरान और पाकिस्तान के हुकाम जो है वो दौरे की कामयाबी के हवाले से ये दौरे में
शेड्यूल के हवाले से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इंतहाई वैसे अहमियत का ये दौरा है और तमाम तर इसकी तफसीलात आपने बताई कि वज़ीर आज़म की वहाँ पर मसरूफियात क्या होंगी। टिका आप साथ मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब आपके वक्त का। ईरान के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात जो हो सकते थे वो नहीं है। इमरान खान साहब गए हैं वहाँ पर, क्या कुछ डिस्कस हो सकता है, ख़ासतौर पर इस चीज़ के तनाजुर में कि जब जाते हैं दोनों तरफ से कोई मामला होने लगता है तो कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है। अब ये जो दौरा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस दौरे का बुनियादी मकसद तो यही है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में जो वक्तन फवक्तन मुश्किलात पैदा होती हैं उनको आसानी से डील किया जा सके। दूसरा ये है कि दोनों मुल्कों में तजारत के ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। बड़ी महदूद सी तजारत है दोनों मुल्कों के दरमियान, अगरचे दोनों नेबर्स हैं और दोनों को एक सामान की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर ईरान का स्मगल्ड सामान तो मिल जाता है, लेकिन वैसे तजारत हमारी जो है वो काफी महदूद है। और दूसरा मसला यही है जिसका आपने तज़किरा किया कि जब भी दौरा होता है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कुछ ऐसे बयानात जारी हो जाते हैं जिससे मनफी असरात दौरों पे पड़ते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब अब पहुंचे हैं तेहरान, लेकिन कल हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक एहतजाज किया ईरान से। उसके बाद आफ्टरनून में फॉरेन मिनिस्टर ने एक ईरान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। अब जाहिर है कि उसका एक मनफी असर होगा। 2016 में, मार्च 2016 में ईरानी प्रेसिडेंट हसन रूहानी जब पाकिस्तान आए हैं, उनके दौरे शुरू होने से चंद घंटे पहले पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हुआ कुलभूषण यादव का। अगरचे उसको 3 मार्च 2016 को पकड़ा गया था, लेकिन उसका ऐलान पब्लिक को जो किया गया वो 25 मार्च 2016 जिस दिन ईरानी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था, जिसकी वजह से ईरानी प्रेसिडेंट का दौरा जो है वो कामयाब नहीं रहा इतना। और अल्लाह जो करे टाइमिंग खराब होती है सर, ये जो हमारे फॉरेन ऑफिस की टाइमिंग यहाँ पर खराब है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? वजह तो बड़ी सिंपल है कि फॉरेन ऑफिस में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसा लगता है। ये दोनों वाकयात 2016 का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अखबारात मौजूद हैं, और कल का तो हमने आंखों से देख लिया है जो कुछ हुआ है। तो ऐसा लगता है कि फॉरेन ऑफिस में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि ईरान और पाकिस्तान का रिलेशनशिप एक पॉइंट से ऊपर ना जाए, चलता रहे लेकिन एक पॉइंट से ऊपर ना जाए। कल फॉरेन मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं, एहतजाज भी आप बाद में कर सकते थे। या यही बातें आज जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो रहा है, जब नेगोशिएशन वहां होनी थी तो टेबल पे ये गुफ्तगू होती, बजाय इसके कि पब्लिक में ये बात एक दिन पहले चला दी जाए। तो सर जो वजीर आजम साहब हैं, जो कि कैप्टन है इस टीम के, कैबिनेट के, उनकी मर्जी के बगैर ये फॉरेन पॉलिसी बन जाती है, या फिर फॉरेन ऑफिस के अंदर अगर इस तरह के मौजूद भी हैं लोग यहाँ पर जो इस तरह की लॉबिंग करते हैं और ईरान मुखालिफ करते हैं थोड़ी सी, उनको क्या कंट्रोल करना मुश्किल है? ये बुनियादी जिम्मेदारी मिनिस्टर कंसर्न की होती है। डिपार्टमेंट को जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक ब्रॉड गाइडेंस देता है, और हर मिनिस्टर को ये पता होता है कि हमारा एजेंडा क्या है, प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश क्या है, और वो अपनी मिनिस्ट्री का जिम्मेदार है। ये जो फैसला हुआ है ये बुनियादी तौर पर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से और फॉरेन सेक्रेटरी के आपस में कंसल्टेशन से, या वो जो आपका मिडिल ईस्ट डेस्क के डायरेक्टर जनरल होते हैं, ये 3-4 लोग होते हैं जो इस किस्म के फैसले करते हैं। तो कल बड़ा मैं समझता हूँ गैर दानिशमंदाना फैसला है, और अल्लाह करे ये आज का दौरा हमारा कामयाब रहे और हम तजारत को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएं। सर एक जगह पर आपके डिप्लोमेट्स साथ आप शाह महमूद कुरैशी साहब से वो बात कर रहे हैं, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के कैप्टन आगे इमरान खान साहब, वो ईरान जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी, और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर अपेरेंटली किसी किस्म का एतराज नहीं किया, तो ये फ्लो तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कर रही होगी, या फिर ओवरऑल सबका कंसेंसस होगा इस पर? नहीं, देखिए, फॉरेन मिनिस्टर को ये रूटीन की चीजें होती है। फॉरेन मिनिस्टर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले प्राइम मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एब्सोल्युटली पूछने की तो जरूरत नहीं है सर, लेकिन उन्हें ये तो पता होगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये पता है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है ताकि जो ख्याल था कि शायद कोई बड़ी बेहतरी हो सके, वो अब डैम्पन हो गई है, यानी वो ठंडी पड़ गया। और जो आप मिडिल ईस्ट डेस्क की बात कर रहे थे फॉरेन ऑफिस में, और फिर सऊदी अरेबियन ब्लॉक की तरफ जो हमारा रुझान है, उसका कितना अमल दखल होगा इस फैसले के बाद?
हमारे यहाँ बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईरान पे अमेरिकन सैंक्शंस हैं, हम अपने रिलेशन को इतना ना बढ़ाएं कि ईरान अमेरिका नाराज हो, अमेरिका की वजह फिर आईएमएफ है, हमारा डिपेंडेंस आईएमएफ पे है, हमारी डिपेंडेंस वर्ल्ड बैंक के ऊपर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे है। ये वो बैंक्स हैं जिन पे वेस्टर्न पावर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस है। और फिर उसके अलावा हमारा अपने ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सऊदीया और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उससे हम दूर रहें, हम दोनों मुल्कों से ताल्लुकात रखें, अब ईरान से नेबर की हैसियत से और सऊदी अरेबिया के साथ इस इलाके के अहम मुल्क की हैसियत से दोनों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए हमारे, बैलेंस ताल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान के, और यही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन अस्करी रिजवी साहब मौजूद, यही बात कर रहे थे कि फॉरेन ऑफिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और ईरान के खिलाफ और ईरान के मुलव्विस होने का जो उसमें कहा गया कि जो अमाड़ा में अटैक हुआ था, जिसके बारे में ये मुद्दा उठाएंगे भी इमरान खान साहब ईरान में, उसकी टाइमिंग थोड़ा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गलत थी और पाकिस्तान को तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात न्यूट्रल रहकर एक दूसरे के तनाजुर में देखने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर वापस आएंगे कुछ और इशूज़ के साथ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करेंगे जाली बैंक अकाउंट्स केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। नायब रावलपिंडी ने आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अब्दुल नदीम भुट्टो को नौडेरो से गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल नदीम भुट्टो सिंध में भुट्टो खानदान के तमाम मामलात भी देखते हैं और उन्हें जल्द इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो ये एक और अहम पेशरफ्त, एक और दस्ते रास्त आसिफ अली जरदारी साहब के गिरफ्तार हो गए हैं आज जाली बैंक अकाउंट्स केस में, और नैब ने यह गिरफ्तारी की है, नौडेरो से गिरफ्तार किया गया है साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अब्दुल नदीम भुट्टो को। और इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये सिंध में भुट्टो खानदान के तमाम मामलात भी देखते हैं। नासिर हाशमी हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। नासिर, ये बताइएगा, सिंध में भुट्टो खानदान के मामला तो देखते हैं, जाली बैंक अकाउंट्स केस में इन पर क्या इल्जाम है जिस पर गिरफ्तार किया गया इन्हें? ये बिल्कुल, ये तो इल्जाम है ही, लेकिन क्योंकि ये करीबी साथी भी हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के और बहुत से अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन इनके थ्रू की गई है और इनके जाली अकाउंट्स की तफसीलात भी नैब तहकीकाती टीम के पास मौजूद है और ये गिरफ्तारी बड़ी ही अहम हो सकती है। और कल भी एक गिरफ्तारी में मुलजिम जो है वादा माफ गवाह बन गया और उसने बाकायदा नैब को खुद बयान भी दिया और तमाम तफसीलात भी बताई कि किस तरह पाकलैंड कंपनी में उसने क्या क्या कितने रुपए की ट्रांजैक्शन और लोन वगैरह के हवाले से अहम किरदार अदा किया। और अब ये जो गिरफ्तारी है ये बड़ी अहम है इस केस में, क्योंकि नैब की तहकीकाती टीम ने तकरीबन ये 7 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इससे पहले FIA की GIT ने 72 मुल्जिमान की जो लिस्ट दी थी उसमें से दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। अब जाली अकाउंट्स केस में नैब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा ही हतमी मराहिल में जा रहा है, बड़ा ही एक्टिव हो चुका है और तमाम जो हैं जितने भी इसके हवाले से इंफॉर्मेशन और दस्तावेजात तमाम नैब ने हासिल कर लिए और अहम जो लोग जो इसमें किरदार थे करीबी आसिफ अली जरदारी के, बिलावल भुट्टो के, उनकी गिरफ्तारियां भी तकरीबन ऑलमोस्ट रोजाना हो रही हैं और उनसे बड़े ही अहम शवाहिद और सबूत भी नैब को मिल रहे हैं उनके बयानात से। नासिर हाशमी, ये बताइएगा, इन हजरत की गिरफ्तारी से मुताल्लिक नैब ने कोई प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया, और अगर नहीं की तो नैब ज़राए वैसे क्या बताते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इनसे एक्सट्रैक्ट करने की तवक्को रखते हैं वो? देखिए, नैब ज़राए ने अभी सिर्फ इनकी जो उनकी प्रेस रिलीज है उसमें सिर्फ इनकी गिरफ्तारी की ही इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन जो हमारे नैब ज़राए हैं उनके मुताबिक काफी अकाउंट्स में जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन का जो मामला है वो इनके थ्रू किया जाता था और ये तमाम मामलात जितने भी भुट्टो खानदान के मामलात थे, चाहे वो जायदाद के हैं, जैसे पिंक रेजिडेंसिया का जो केस है, उसके अलावा जो कागजात हैं, वो तमाम मामलात यही देखते थे जो हमें ज़राए बता रहे हैं। और इनके अकाउंट से मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन ऐसी हुई हैं जो अरबों रुपए की हैं और वो जाली अकाउंट से हुई हैं, जो नैब ने जिस पर इसलिए इनको आज छापा मार के गिरफ्तार किया। और अब जब क्योंकि इनको एहतिसाब अदालत पेश किया जाएगा, उसके बाद जब तफ्तीश होगी, रिमांड के लिए टाइम मांगा जाएगा, तो मजीद शवाहिद सामने आएंगे। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो केस है इसमें 650 अरब रुपए तक की ट्रांजैक्शन जो है जाली अकाउंट की अब सामने आ रही है। नैब के पास के ठोस सबूत मौजूद
हैं और अब बाकायदा जो है फरियाल तारपुर को भी इसमें तलब किया जा चुका है, आसिफ अली जरदारी बिल्कुल। अच्छा, ये गिरफ्तारी हो चुकी है हाशमी साहब, ये बताइएगा नासिर के साथ ही इस पर कोई रद्द अमल आया अब तक पीपल्स पार्टी का? उमूमी तौर पर ये होता है कि जब इस तरह की गिरफ्तारी होती है तो उस पर एक वर्जन भी आ जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई ऐसा बयान, कोई इसकी मुजम्मत किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया, ना ही रद्द अमल सामने आया, ना कोई उनका जो है रहनुमा अभी तक सामने आया है। और ये बड़ी ही अहम गिरफ्तारी है इस केस में, और यकीनी तौर पे अहम गिरफ्तारी है और अभी तक पीपल्स पार्टी का इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया नासिर हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब्दुल नदीम भुट्टो इनका नाम बताया जाता है, इन्हें नौडेरो से गिरफ्तार किया है नैब ने, इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा, एहतसाब अदालत में पेश करके इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। और इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक केसेज हैं आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और ओवरऑल भुट्टो खानदान के खिलाफ, उनमें अहम शवाहिद इन हजरत से मिलने की तवक्को है नैब को। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे पब्लिक न्यूज रूम में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। आपको बताएं कि साबिक वजीर सेहत आमिर कियानी साहब का मौक़िफ़ कुछ सामने आया है, यूं कि वो कहते हैं कप्तान का फैसला तस्लीम, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं। उन्होंने कहा कि दुख हुआ कि मुझ पर नाअहली का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। अद्वियात की कीमतों के हवाले से बातचीत कर रहे थे और अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात की वो सफाई दे रहे थे। ये कह रहे थे कि कुछ कीमतें मुस्लिम लीग नून की काबीना ने बढ़ाई थी और कुछ डॉलर की वजह से बढ़ी। मजीद कहा कि 345 अद्वियात की कीमतों में 2.4% इजाफे का फैसला मुस्लिम लीग नवाज के दौर में किया गया था और मुस्लिम लीग नवाज की काबीना के मंजूर करदा बिल के बायस 100 रुपए की दवा जो है वो 240 रुपए तक चली गई थी। इस सब मामले पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सायरा अफजल तारड़ साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। आप इस पर क्या कमेंट करेंगी? आमिर कियानी साहब तो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ अद्वियात ऐसी हैं और काफ़ी सारी ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा बेसिकली आपकी गवर्नमेंट में होते हुए वो एक बिल था उसके बायस हुआ। देखिए जी, इनका तो काम ही एक है कि ये इतना झूठ बोलते हैं कि बंदे के पास कोई और जवाब ही नहीं होता। और इनका ख्याल ये है समेत इनके कप्तान साहब के कि इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगे। अब तक तो लोगों ने इसका यकीन किया। देखें, दवाइयों की कीमतें हमारे जमाने में जो पॉलिसी बनी थी ना पहले, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक कमेटी बनाई। आप मुझे बताएं कि जिस वक्त हमने हुकूमत खत्म की, इवन जो इंटरम सेटअप था उसकी दवाई की कीमत और आज की दवाई की कीमत आप कंपेयर करें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री गई प्राइम मिनिस्टर के पास, उन्होंने कहा जी आपने डॉलर के कदर में इजाफा हुआ है और रुपया डी वैल्यू हुआ है। इन्होंने बगैर सोचे समझे 15% अक्रॉस द बोर्ड दवाइयां बढ़ा दी। जो SRO मिनिस्ट्री ने जारी किया वो नून लीग ने किया तो था। ये जो आर्ग्यूमेंट दिया है मैडम उन्होंने कि डॉलर की कीमत बहरहाल बढ़ी तो सही, उसकी वजह से कीमतें बढ़ाना पड़ी, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करती क्या? बात तो नहीं, बिल्कुल नहीं करती। अक्रॉस द बोर्ड देखिए, इसमें बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं कि जिन्होंने कोर्ट्स के थ्रू और जिन्होंने प्राइसिंग पॉलिसी के थ्रू कीमतें बढ़ा ली थी। ठीक है। अब मकसद ये तो नहीं है ना कि मतलब अगर रुपया डिवैल्यू किया है, चलें, आपको ये कहना है कि उन्होंने बाकायदा उसको स्टडी नहीं किया कि कितनी कीमत बढ़ी और उसके मुताबिक कितनी अद्वियात की कीमतें बढ़ानी चाहिए। अच्छा, आप साथ रहिएगा मैडम, साथ मौजूद रहिए, शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ वजीर इत्तलात मौजूद हैं इस वक्त और उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म की इत्तलात के हवाले से। मैडम ये फरमाइएगा कि अब सायरा अफजल तारड़ साहब हैं कि हमने जो कीमतें बढ़ाई थी वो तमाम मामलात कोर्ट में थे और उसकी वजह से वो मामलात अभी भी देखे जा सकते हैं, वो कीमतें कंपेयर की जा सकती हैं। आपकी जो पार्टी के साबिक वज़ीर सेहत थे वो ये कह रहे हैं कि मैं दावे को अगर कोई चैलेंज करेगा तब हक़ाइक़ सामने लेकर आऊँगा, उससे पहले अगर हक़ाइक़ सामने आ जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से तो बेहतर नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि सारा भी उस मिनिस्ट्री में रही है और मैं भी उसको हेड करके आई हूँ। जो असल डायलेमा और प्रॉब्लम है कि वो ड्रग पॉलिसी जो ना बन सकी, सुप्रीम कोर्ट में जब ये कंपनीज गई तो उन्होंने वहाँ जाके यही प्रे ली कि हमें फौरी तौर पे ड्रग पॉलिसी को डिफाइन करके अनाउंस करना है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी। अब मिनिस्ट्री के पास वो ड्रग पॉलिसी जब गई तो सारा की ये जो हार्डशिप और क्रॉस दी बोर्ड प्राइस इंक्रीज है वो दो चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। हार्डशिप केसेस इनको पता है, इनके पास भी कंपनियां आती होंगी, मेरे पास भी आती थी, वो इसी तरह के रॉ मटेरियल और ओवरऑल जो चैलेंजेस और अपनी इन्फ्लेशन के
रोने धोने वो कंपनियां करती थी, उसमें कुछ लॉजिकल उनकी डिमांड्स होती थी, जस्टिफाइड होती थी, कुछ अनजस्टिफाइड होती थी। लेकिन उसको तय ये करना होता है कि आपने उसका सीपीआई इंडेक्स के तहत किस रेशियो से उस प्राइस को बढ़ाना है। जो अप्रूव्ड प्राइस है उनको अगर आप देखते हैं तो कंपनियों ने उस अप्रूव्ड प्राइस से बाहर जाके कीमतें बढ़ाई, ओवर स्ट्रेचिंग की। ये कसूर किसका है मैडम? उसको मिस यूज किया उस ड्रग पॉलिसी को, और उसमें ड्रैफ्ट के अंदर मैं कुछ चीजें इसको बरमला कहती हूँ कि कुछ ऐसे नाअहल अफसरान जो ड्रैफ्ट में बैठे हुए थे उनको वो टाइट कंट्रोल होना चाहिए था, प्राइस इंक्रीज देते हुए उस पर कैप करना चाहिए था, कैपिंग होनी चाहिए थी कि इस लिमिट तक आपने जाना, इससे आगे नहीं जाना। रिस्पॉन्सिबल कौन है फिरदौस आशिक अवान साहिबा? ये प्लीज बोर्ड लफ्ज को उन्होंने अपनी फेवर में मैनोवर कर लिया और जिसकी वजह से वो एक्शन उनके ऊपर हुआ। तो फिर आमिर कियानी साहब जो कह रहे हैं कि मुझ पर नाअहली का जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है, वो गलत कह रहे हैं? फिर ये तो नाअहली हुई ना मिनिस्टर की, फिर मिनिस्टर की नाअहली हुई, उसी बात से जो आप बात कर रही हैं उससे साबित हुई ना मिनिस्टर की नाअहली। फिर आमिर कियानी साहब गलत कह रहे हैं क्या? जो एक्चुअल सारा भी मुझसे एग्री करेंगी कि जो आपकी प्राइस अक्रॉस दी बोर्ड थी उसमें कैपिंग ना लगाना, अक्रॉस दी बोर्ड में कैपिंग फिक्स होना था कि 15% के बाद वो कैप कहाँ लगेगी। वो कैप लगाना ड्रैफ्ट की बुनियादी जिम्मेदारी थी और वो फ्ला रखा जिसकी वजह से वो कंपनियों ने मनमानी कीमतें बाजार में, मार्केट में वो दवाइयां बेचनी शुरू कर दी और रिजल्ट में अवाम की एक्सेस से वो दवाइयां दूर हुई। बाद में वो एक्शन लिया गया, उस एक्शन को, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इंश्योर करना चाहिए था। ये कुताही हुई है और उस कुताही को मिनिस्टर साहब को खुले दिल से, उस टीम को भी मुर्दे इल्जाम देते हुए उनको भी जो है वो फिक्स करना चाहिए, क्योंकि ड्रैफ्ट के अंदर बैठे लोग जो है सही। अगर वो अच्छा सारा अफजल तारड़ साहिबा से इस पर कमेंट ले लेना जरा। अब वो मैडम आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, अब ड्रैफ्ट में कुछ ऐसे डिसऑनेस्ट अफसरान बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे जो ईमानदार नहीं है, ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से ये सब मामला हुआ, अद्वियात की कीमतें बढ़ी, कैपिंग नहीं हो सकी। तो वजीर साहब का ऐसा कसूर नहीं है, हुकूमत का कसूर नहीं था, ये ड्रैफ्ट के अंदर कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सब मामला हुआ। मैं डॉक्टर साहबा कोताही हुई बेसिकली, ज्यादा अच्छा वक्त देखा है मेरे मुकाबले में सेहत में। मेरी गुजारिश ये है कि जो बातें इन्होंने की, अगर उन दवाइयों पे कैप लगाना था तो वो किसने लगाना था? प्राइसिंग पॉलिसी ने अगर जो प्राइस की वो फिर कैबिनेट में जाती है, फिर वो कैबिनेट अप्रूव करती है। अगर जो नोटिफाइड प्राइस से ज्यादा दवाइयों वालों ने दवाइयां बेची तो वो किसकी नाअहली है? वो ड्रैफ्ट की है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है। ये हुकूमत किसी से बात नहीं करती। देखिए जिम्मेदारी की बात है। अच्छा फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्विकली लास्ट कमेंट मैडम, ये कोताही के अजाले की आपने बात, कोताही का अजाला फिर कौन करेगा? मतलब ये सारा साल इन्होंने किया। आमिर कियानी साहब को निकालकर कोताही का अजाला हो गया। फिर बदकिस्मती से वो 5 साल सारा अगर आप वो रेगुलेशन इंश्योर कर देती, उसको रेगुलेशन इंश्योर थी करती, स्ट्रेंथन करती, डॉक्टर साहबा प्लीज ना होता। हमने जनाब बिल्कुल किया। फिरदौस साहब बात सुन लीजिए ना, वो कह रही है कि रेगुलेशन इंश्योर्ड थी ऑलरेडी। आप कमाल करते हैं, हमारे जमाने में हमने जितनी रेड किए ओवर प्राइसिंग पे और जितनी भी ये फेक मेडिसिन की तारीख में इतने कभी नहीं हुए। मुझे बताएं कि ड्रैफ्ट बनाई किसने, किस दौर में बनी? मैं एज अ मिनिस्टर उसको रेगुलेटर को एम्पावर करके गई, मैंने बनाई वो। अब उसके नहीं तो आपने जो ड्रैफ्ट बनाई ना उसका हशर आप देखिए कि वो क्या था। एक मीटिंग कैंसिल करने के करोड़ों रुपए वो लोग लेते थे। आपके जमाने की ड्रैफ्ट के ऊपर और उससे पहले नैब में केसेस चल रहे हैं। सारा अफजल तारड़ साहिबा सिर्फ इतनी सी बात है कि वो कह रहे हैं कि मेरे दावे को आप चैलेंज कर दें। 5 साल एज ए मिनिस्टर उधर रही तो ड्रग पॉलिसी जो है, प्राइस पॉलिसी जो है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इस हुकूमत की उससे पहले हमने बनाई 2015 में प्राइसिंग। जवाब ले लें फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जवाब ले लें काइंडली। उनसे प्राइसिंग पॉलिसी हमने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर बनी। आप 5 साल क्या करती रही? अल्लाह इनको बताएं कि 2015 में ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी बनी जिससे साल डेढ़ इम्प्लीमेंट होता रहा, फिर दोबारा फार्मा की कोर्ट में।
जिसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा सिर्फ एक छोटी सी बात ये बता दीजिए, नहीं बनाए। फिरदौस आशिक अवान साहब एक छोटी सी बात ये बता दीजिए, आपने खुद कहा कि कोताही हुई, ड्रैप में हुई, कुछ ऐसे डिसऑनेस्ट अनासर वहां पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? और फिर क्या उस जो वहां पर जो कोताही हुई उसका अजाला वजीर सेहत को निकाल कर दिया गया? उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो बेहतर था। तो कोताही पे नहीं निकाला गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फिर किस चीज पर निकाला गया मैडम? जो हेल्थ रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन का है, वो एक ऐसा इंटरनेशनल क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस। प्लीज ब्रीफली ये बता दीजिएगा फिरदौस आशिक अवान साहब, टाइम कम है, निकाला फिर क्यों गया? कोताही पर नहीं निकाला गया, ना अहली पर नहीं निकाला गया आमिर कियानी साहब को, तो फिर निकाला क्यों गया ये बता दीजिए जरा। बेटर ऑप्शन और अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल हुआ, अच्छा और उनकी रिप्लेसमेंट हुई, उनसे एक क्वालिफाइड बंदा उनसे क्वालिफाइड जफरुल्लाह साहब ज्यादा क्वालिफाइड हैं, इस वजह से उनको ये वजारत सौंपी गई। बहुत शुक्रिया, खैर आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा। सायरा अफजल तारड़ साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे मजबूत पर करते हैं, लेकिन वक्त ही चल जाता जिसके बायस ये गुफ्तगू यहाँ पर रोकना पड़ी। हम एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे पब्लिक न्यूज़ रूम में, वापस आते हैं हेडलाइंस के साथ, उसके अलावा कुछ और स्टोरीज होंगी। स्टे विद अस।